हेलो दोस्तों, मैं नागेश्वर यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नागेश्वर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहीं से हमारा आंकिक बनता है। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो आंकिक सवाल जो होता है उसको लगाने में आसानी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो गोली ऐसे से आपसे कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कि अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध स्थापित कीजिए। तो दोनों के लिए ही एक ही फार्मूला निकल के आता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अच्छा, f क्या है? f जो गोलीय दर्पण है उसकी फोकस दूरी है, v क्या है? वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है? वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पहले निकालेंगे अवतल के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? अवतल के लिए। तो ये मैंने एक अवतल दर्पण बना रखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके उभरे हुए भाग को पॉलिश किया ना, तो ये अवतल दर्पण मैंने पहले से बना रखा है। इसको ऐसे लिया, इस तरीके से इसको हमने बना दिया। अच्छा, जहाँ पे हम लोग ये क्या क्या नाम है, लंगड़ा प्रकार की नोक रखते हैं, वो नोक हमारा क्या होता है? केंद्र होता है। तो जो गोलीय दर्पण का केंद्र होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। तो ये सी हमारा क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। और पी हमारा क्या है? ध्रुव। ध्रुव मैंने बताया था, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और ध्रुव और परावर्तक तल के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। ये बना दिया इसको। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण के लिए हमने क्या करेंगे? दर्पण कभी कभी कहता है आपसे क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको लिखेगा कि दर्पण सूत्र लिखिए या दर्पण सूत्र को स्थापित कीजिए। तो दर्पण का जो सूत्र होता है, गोलीय दर्पण का जो सूत्र होता है, दो होता है। एक अवतल दर्पण के लिए होता है और एक उत्तल दर्पण के लिए, लेकिन दोनों के लिए यही फार्मूला निकल के आएगा, चाहे अवतल के लिए निकालो या उत्तल के लिए निकालो। तो हम लोग अवतल के लिए निकाल ले रहे हैं, ठीक है, और उत्तल के लिए आप लोग निकाल लीजिए, क्योंकि वो भी यही बन के आता है। तो इसके लिए करना क्या है? अच्छा, ये पीसी का जो मध्य बिंदु होगा, पीसी का जो मध्य बिंदु होगा, पीसी का मध्य बिंदु, ठीक है, पीसी का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा? मुख्य फोकस होगा। ठीक है, और मुख्य फोकस को किससे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं। पीसी का मध्य बिंदु मुख्य फोकस होगा। अब करना क्या है? एक कोई वस्तु लेना है और उस वस्तु को दर्पण के सामने रख देना है। तो ये मान लो हमने एक कोई वस्तु लिया और उस वस्तु को दर्पण के सामने रख दिया। ठीक है, और वस्तु का नाम दे दिया ए बी। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब इसका किरण आरेख खींचेंगे। तो एक तो समांतर किरण डाल देंगे। ठीक है, पहला समांतर प्रकाश की किरण डाल दिया। तो आप जानते हो समांतर प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ऐसे। और दूसरा हमने डाल दिया वक्रता केंद्र से, क्योंकि कम से कम दो किरण आरेख खींचना पड़ेगा प्रतिबिंब बनाने के लिए, ये आपको हम बता चुके हैं। तो जो हमारा वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश की किरण जाती है वो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यहाँ पे दोनों काट रहे हैं, और जहां पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये वस्तु का बन गया प्रतिबिंब। अच्छा, ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बनना है इसका नाम दे दे रहे ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश। ठीक है, अब इसी की सहायता से हमें क्या करना है? सूत्र को निष्कासित करना है। तो ये हमारी क्या है? आपतित किरण है। इसका भी नाम दे दे रहे हैं, मान लो इसका नाम दे दिया यम। ठीक है, यम नाम दे दिया, आपतन बिंदु। ठीक है, अब इस आपतन बिंदु पर हम लोग क्या करते हैं? आपतन बिंदु से मुख अक्ष पर एक लंब डालते हैं। ठीक है, ऐसे डॉटेड लाइन से आपतन बिंदु से मुख अक्ष पर एक लंब डालते हैं। ठीक है, तो एम हमारी बीएम जो हमारी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये सब आपको बता ही चुके हैं। अब सूत्र पे आते हैं, हम लोग डायरेक्टली निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, माना बीएम कोई आपतित किरण है जो एम पर आपतित हो रही है, टकराने की बात जा रही है, सब आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
यम यन ओ डाल दे रहे हैं, यन डाल दे रहे हैं, इसको जो भी डालना वो डाल दीजिएगा। चलिए ठीक है, आइए हम लोग लगाते हैं। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाना है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज होता है क्या, एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे ऐसे अगर कोई ट्रायंगल बना होता है इस तरीके से, एक ही आधार हो जिसपे, है ना, ये कोई त्रिभुज बना हुआ है, ये ऐसे अगर कोई त्रिभुज बना होता है तो उस त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समरूप त्रिभुज। ये देखिए, अगर इस तरीके से कोई त्रिभुज बना होता है ऐसे, ये, तो इस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाना है, ठीक है। क्लियर दिख रहा है। तो कौन समरूप त्रिभुज बनना है इसमें, कौन सा, ए बी सी और सी ए डैश बी डैश। तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में, है ना। अच्छा, समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होता है, उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर आधार आधार का अनुपात ले लें, ठीक है, आधार आधार का अनुपात लें, ऊंचाई ऊंचाई का अनुपात लें, तो ये बराबर होता है। तो अगर हम आधार आधार का अनुपात ले लें, जैसे हम अगर ऊंचाई ऊंचाई का ले लें तो लिखेंगे ए बी, अगर इसकी ऊंचाई तो इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई, इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ए डैश बी डैश, तो बराबर। अब आधार के, तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार ए सी, तो छोटे वाले त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, ए डैश सी डैश, ठीक है। चलो इसका नाम यन दे दिया, इसका नाम, ठीक है। तो जैसे इसका आधार लिया तो इस वाले त्रिभुज का आधार, इसकी ऊंचाई तो इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई, देखिए समझिए इसको, इस त्रिभुज की ऊंचाई तो इसमें इस त्रिभुज की ऊंचाई, क्लियर। इसका आधार तो इसका आधार, इसी को अनुपात बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें हमारा क्योंकि ए बी बराबर किसके हैं, एम एन के हैं, समांतर है भाई, ये समांतर रेखा, देखिए ये समांतर रेखा, तो समांतर रेखा हर जगह पे बराबर होती है। तो जितना ये हाइट होगा उतने ये हाइट होगा, यानी ये हाइट और ये हाइट दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसीलिए मैंने लिख दिया ए बी बराबर एम एन, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं एम एन बटा ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटा ए डैश सी, क्लियर। आइए अब दूसरे त्रिभुज में चलते हैं, इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब लिखेंगे पुनः समरूप त्रिभुज। अच्छा, दूसरा समरूप त्रिभुज कौन सा, एम एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में। देखिए ये भी तो हमारा एक समरूप त्रिभुज दिख रहा है, इधर देखिए आप, एम एन एफ और ये भी तो इसी तरीके से, ये भी तो बना हुआ है इसी तरीके से, इधर वाला। तो दो समरूप त्रिभुज हैं इसमें, ठीक है। इसमें चलते हैं, तो इसमें लगाइए एम एन बटा, यानी इसकी ऊंचाई तो इस बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई तो छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात बराबर बड़े वाले त्रिभुज के आधार का अनुपात तो छोटे वाले त्रिभुज के आधार का अनुपात, है ना। समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए इसमें इसको समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए एम एन बटा एफ दोनों का अनुपात ले लिया, समीकरण 2 मान लिया। अब दोनों समीकरण में आप देखिए क्या चीज़ हो रहा है, देखिए एम एन अपॉन, अच्छा इतने की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है ना। देखिए इतने की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि एम एन अपॉन ए डैश बी डैश किसके बराबर है, एफ एन बटा ए डैश एफ के ना। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि एफ एन बटा ए डैश एफ बराबर ए सी बटा ए डैश सी, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, है ना। दोनों चीज़ें बराबर हैं। फिर अच्छा एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, एक चीज़ हम लोग और देखते हैं, वो चीज़ क्या है, देखिए ये क्या है,
ये पूरे को यहाँ से यहाँ तक का जो होता है ना, ये इसको व्यास बोलते हैं, इसको दर्पण का द्वारक बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। ठीक है, M1 M2, यानी किसी दर्पण का जो व्यास होता है वही दर्पण का क्या होता है, द्वारक होता है। तो लिखेंगे अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि, यहां से लिख दें, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो, है ना, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा, Fn इज नियर अबाउट Pf। ठीक है, Fn इज नियर अबाउट Pf। छोटा होने का मतलब ये होता है कि जैसे इतना बड़ा अगर दर्पण का द्वारक हो गया तो ये Fn जो होगा यहाँ n पहुंच जाएगा, अगर इतना बड़ा दर्पण का द्वारक हो जाए तो n यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब Fn और Pf लगभग क्या है, बराबर हैं, लगभग बराबर हैं। ठीक है, तो अब इसकी जगह पर आप लिख दीजिए Fn की जगह पर Pf, तो Pf बटा क्या हो जाएगा, A डैश F बराबर AC अपॉन का A डैश C। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा आगे चलते हैं, अब थोड़ी सी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए या ये जो है P और F के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। मैंने बताया था यही फोकस दूरी है। P और F के बीच की जो दूरी होती है फोकस दूरी होती है, ध्रुव और मुख्य फोकस की। और यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनना है AB, ये तो ये हमारा हो गया वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी। और हमने बताया था सारी दूरियों को कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं। सारी दूरियों को कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। तो B जो है वो क्या है, B हमारा है प्रतिबिंब की दूरी, F क्या है, फोकस दूरी, और U को मान रहे हैं वस्तु की दूरी। U क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, U हमारा क्या है, वस्तु की दूरी, यानी कहाँ से, ध्रुव से वस्तु की दूरी। क्लियर। तो आइए इसमें अब थोड़ा सा हम लोग, अब हमें ये रिलेशन नहीं निकालना, ये जो हमने निकाल रखा है ये हमें रिलेशन नहीं चाहिए। हमें जो रिलेशन चाहिए वो कौन सा रिलेशन चाहिए, ये वाला रिलेशन चाहिए। ठीक है, UV और F में रिलेशन चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये जो समीकरण निकल के आए इसको AF और उसमें रिड्यूस करेंगे, बदलेंगे। ठीक है, अच्छा देखो PF की वैल्यू तो पता है भाई, तो PF को वैसे रहने दें। देखो PF हमें पता है कि नहीं पता है, PF हमारा क्या है, F है। तो यहाँ समीकरण में PF है तो PF को वैसे रहने दो। लेकिन यार देखो हमें ये क्या पता है, इसमें A डैश F पता है, A डैश F नहीं पता है, तो A डैश F हम निकालना पड़ेगा। A डैश F हमें क्या करना, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो A डैश F को हमें यहाँ पर चेंज करना होगा। इसमें देखो A डैश F को चेंज करना होगा। AC पता है, AC भी हमें नहीं पता है, ध्यान से देखिए आप। AC हमारा यही तो है, AC कहाँ पता है यार, AC तो हमें पता नहीं, तो AC भी हमें निकालना पड़ेगा। और हमें A डैश C पता है, ये भी नहीं पता है, तो हमें दो चीज़ें यहाँ निकालना पड़ेगा, A डैश F, A डैश F भी नहीं पता है, तो ये चीज़ें हमें क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। क्लियर। तो इन चीज़ों को हम निकालेंगे समीकरण में। अच्छा कैसे निकाल सकते हैं हम, यानी PF को हमें वैसे रहने देना है, A डैश F को हमें